इंडिया गठबंधन से भाकपा माले उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ के समर्थन में माले महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य का 3 दिवसीय नालंदा दौरा के आज दूसरे दिन बिहार शरीफ के मोहल्ला कागजी में शहर के बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्रोफेसर, डॉक्टर, एडवोकेट, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ मौजूदा चुनावी हालात पर संवाद की। यह संवाद इंडिया गठबंधन चुनाव कार्यालय कागजी मोहल्ला में शाम 6 बजे से शुरू हुआ, जो देर शाम तक चला। इस दौरान कई मुद्दे पर चर्चाएं की गई। दीपांकर भट्टाचार्य ने हर बिंदु पर प्रकाश डाला और कहा कि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाह रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। मंच संचालन खालिद आलम भुट्टो कर रहे थे। इस्लामपुर में भाई साहब हमारे खुर्शीद आलम से चुनाव लड़े वाले से 26,000 वोट हम लोगों ने लाया। जिला का ही नहीं बल्कि राज्य का 2-3 वोट पे से हम लोगों का नंबर था। बहरहाल फिर भी कहना यह चाहेंगे कि राज्य में 4 कानून को हम लोगों ने देखा। जो 4 कानून किसी जाति विशेष को टारगेट करके ही बनाया गया। आज तक वो सफल नहीं है, लेकिन उस कानून को बना करके कितने लोगों को परेशान किया गया, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों के यहाँ कुर्सी जब्ती हुई, कि आप समझ सकते हैं। पहला कानून था मोटर वाहन एक्ट में 4 चक्का, 6 चक्का, 12 चक्का, 18 चक्का कितना माल लोड होगा, कितना माल पर गाड़ी पकड़ाएगी। दलितों को क्या जाति विनाश या जाति से ऊपर उठने का कभी भी एक मौका मिलेगा कि नहीं? महिलाओं को समानता की एक ख्वाब है, वो मिल पाएगी कि नहीं? ये सारी चीजें निकल जाती है अगर संविधान चली जाती है। तो ये मुझे लगता है अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज मुझे लगता है, मैं तो वकील हूँ पेशे से, 2-3 चीजें उसके बारे में बोलना ही पड़ेगा। ये जो कैप्चर हुआ आज के तारीख में हम जो देख रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप देख ही रहे, मोदी और जो भाजपा के जो नेता है वो कुछ भी बोल सकते हैं, धर्म आधारित बोल सकते हैं, जाति आधारित बोल सकते, कोई भी उल्लंघन कर सकते हैं वो, लेकिन उनके ऊपर कोई भी एक एक्शन नहीं होता है। एक ही उदाहरण आपको दूं, मोदी जो है बार बार मुसलमानों को घुसपैठी, जो बच्चे पैदा करने वाले अनाथ शराब बोलते रहे, लेकिन जब इसके बारे में कंप्लेंट हुआ, हम लोग अपने पार्टी से भी कंप्लेंट की इसके बारे में, तो उनको नोटिस नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस उन्होंने दिया था जेपी नड्डा को, जो प्रेसिडेंट है भाजपा का। और नड्डा एक चिट्ठी लिखते हैं कि हम जो है अभी व्यस्त है, हमको और समय चाहिए, तो आपका नोटिस का हम लोग कुछ दिन में जवाब देंगे। ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे ही बैठ गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका काम है ये देखना कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम बोलते हैं, मतलब जब इलेक्शन चलती है जो चीज कर सकते हैं और जो चीज नहीं कर सकते वो एकदम स्पष्ट है। और अगर आप वो नहीं करेंगे, मुझे याद है बहुत साल पहले राजा करके एक था, एक मंत्री दक्षिण भारत में तमिलनाडु के, उन्होंने कुछ ऐसे ही बात की, तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके ऊपर एक्शन किए, कार्रवाई की। स्टार कैंपेनर था, स्टार कैंपेनर से लिस्ट से उनको बाहर कर दिए। बाल ठाकरे जब ऐसे काम किए तो 6 साल के लिए उनको आप नहीं कर सकते सारी चीजें, ऑर्डर आया था, ये अलग बात है। उसके बाद हाईकोर्ट में वो चैलेंज हुआ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो हम लोग याद रखते हैं, सेशन के अगर हम याद करेंगे, जो टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे, वो कुछ तो कार्रवाई करते थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज नहीं कर रही। तकलीफें तो बहुत होती है और बहुत किया है, बहुत अब तक बनना बढ़ाते में। लेकिन एक बात मैं कहने के लिए सिर्फ आया हूँ, जब माइक मिला है तो, कि तकलीफ से किसी कौम की तकदीर नहीं बदली, तहरीक से उस कौम की तकलीफ बनती। तहरीक अगर है, तहरीक के लिए आप आमादा है, धूप और गर्मी को अपने पर झेलने के लिए आमादा है, तो फिर आपकी तकदीर, आपका खालिक बदल देगा, चाहे दुनिया कुछ करे। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, यानी 1 जून को, आप लोग न धूप की गर्मी, न भूख, न प्यास, आपको वो कौन है जब महीने में रोजा रखते हैं, फिर 3 घंटा 4 घंटा बर्दाश्त करने की ताकत है, न प्यास आपको सताएगा, न भूख आपको सताएगा। ये आप
पहली जिम्मेदारी के तौर पर ये काम करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात करूँगा। खास करके मुस्लिम समुदाय के अंदर जिस तरह से छटपटाहट है, वैसे ये पूरे समाज के लिए है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही नहीं है। ये पूरे जिस तरह से गरीब, दलित, महिलाओं के ऊपर भी कम हमले नहीं हुए हैं, तो सारे सवाल है। मगर मैं अभी कॉमरेड के घर में थी आधे घंटे आराम करने के लिए। मतलब इनकी एक 3 साल की बच्ची है, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि कौन हमारे घर आ रहे हैं, तो कही कि नेता आ रहे हैं। तो कही कि अच्छा, ये मोदी को आउट करेंगे कि नहीं, मोदी को आउट करने वाले नेता आ रहे हैं। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। तो फिर हम आए तो उनको बताई, तो हमने कहा कि वो बोल नहीं रही थी, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग तो राहुल को आउट करने वाले लोग हैं। तो इतनी तेजी से उन्होंने सर हिलाया, नहीं नहीं, राहुल को आउट नहीं करना है। हमने कहा कि मोदी को आउट करना है, तो हाँ, मोदी को आउट करना है। एकदम तेजी से उन्होंने सर हिलाया। रोंगटे, मुझे वो बच्ची को देख के मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि सोचिए कि 3 साल की बच्ची और उसके जेहन में ये बात है। तो आज समाज के अंदर छटपटाहट है, और आज ये हम लोगों को मौका है, हम सब लोग मिल करके, और हम सारे लोगों की इतनी ताकत है कि हम लोग यहाँ से जो लोग जितने भी जातीय और जो भी गणित जोड़ाते रहे, अगर हम सब लोग मिल करके एक मुट्ठी बांध करके, बस 10 दिन बचा है, अगर पूरे तमाम लोग लग जाएंगे तो कोई ताकत आपकी ताकत को नहीं हरा सकती। बस मैं यही चुका है, आर पार की स्थिति बनी हुई है। हमारी पार्टी ने बहुत पहले इस खतरे को चिन्हित किया था। हमारी पार्टी का महाधिवेशन हो रहा था 2013 में, और 14 में चुनाव होने वाला था। उस समय ही हमारी पार्टी ने चिन्हित किया था और हम लोगों को बताया था कि पूरे देश के अंदर इस खतरे से लोगों को सावधान किया जाए। लेकिन 14 में वो काम नहीं हो सका, और 14 के बाद जो ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उनके निशाने पर बुद्धिजीवी ही रहे, बुद्धिजीवी और कम्युनिस्ट। और उसका सबसे बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे डॉक्टर संदीप सौरभ जी, आप उसको देख सकते हैं। उमर खालिद अभी जेल के अंदर है। कन्हैया के साथ जो हुआ सारे लोग वाकिफ हैं। और इसके बाद इसका मुखालफत जिन जिन लोगों ने किया, चाहे वकील हो, प्रोफेसर हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, विभिन्न बहाने उनको जेल के अंदर डाला गया। नक्सल, अर्बन नक्सल कह करके, आतंकवादियों से लगाव बता करके ये सब उनको किया गया। और इसलिए हम समझते हैं कि वो लगातार, इस बार तो बहुत बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ हो चुका है कि अगर हिंदुस्तान में सुकून के साथ रहना है तो जिस काम पर बात चल रही है भाजपा को हटाने की, इसको बखूबी अंजाम देना पड़ेगा। दिन रात नहीं हुआ था, वो यूनाइटेड इंडिया के लिए था। संविधान सभा का काम शुरू हुआ, इधर देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बन गई। तो उस दौर में वो जो संविधान निकल करके आया, जिस संविधान में आपको वो सारी बातें तो है, ये तकलीफ है, सबको था, लेकिन उसमें कहीं कोई देश को हिंदू राष्ट्र बना देना है, इस देश में बिल्कुल उस तरह के नफरत, उस तरह के गैर बराबरी, वो बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत एक जबरदस्त चमत्कार था कि एक ऐसे दौर में जब वाकई हिंसा है, वाकई इतनी नफरत है, उस नफरत और हिंसा के दौर में एक इतना मुल्क बैठ करके एक संविधान पारित कर रहा है, जो संविधान कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे लोग, और यहाँ ना तो धर्म के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सेकुलर शब्द उस समय नहीं था, ये तो बाद में इमरजेंसी वाले पीरियड में संविधान संशोधन करके डाला गया। बात सही है, संशोधन बाद में हुआ, लेकिन वो सेकुलर शब्द को छोड़ दीजिए, शब्द बाद में आया, लेकिन उस शब्द का जो भी मतलब है, वो मतलब तो उसी समय से था। उस शब्द का मतलब था कि देश का
जो राज्य है उस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लोगों का अपना निजी धर्म होगा, सबका होगा। तो लोगों के पास धार्मिक आजादी होगी अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए, लेकिन धर्म के आधार पर ना भेदभाव किया जाएगा और ना राज्य का अपना कोई धर्म होगा। ये तो सेकुलरिज्म की बहुत बुनियादी बात है, और ये बुनियादी बात तो उसी समय से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी। तो हमें लगता है कि हमारे देश की बुनियादी ताकत है कि उतना कुछ झेलते हुए भी, ऐसे दौर से, ऐसे हिंसा, ऐसे नफरत के आंधी से गुजरते हुए भी एक मुल्क, वो मुल्क है 1857 के मुल्क है, और उस मुल्क ने ऐसा एक संविधान पारित किया। मैं कहता हूं कि आज भी वो मुल्क बदला नहीं है। जितनी बातें हो, हिंदू राष्ट्र की जितनी बातें हो, अगर एक मुल्क सच में बदल गया होता 10 साल में, पिछले 10 साल में, तो आज जो ये 405 जो बोल रहे हैं, तो अब तो राम मंदिर के नाम पर इस बार का चुनाव खत्म हो जाना चाहिए था कि बाबरी मस्जिद तोड़ के हमने राम मंदिर बना दिया है, तो उसी के पुरस्कार, तोहफे में पुरस्कार के रूप में हिंदुस्तान मोदी जी को 400 सीट दे गए। लेकिन नहीं हुआ। अब सोच लीजिए ये कितना बड़ा मसला है कि इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा वो चुनाव में हवा उस अयोध्या में भी चले जाइए, वहां वो मुद्दा नहीं है। पूरे मुल्क में एक सर्वे किया CSDS लोकनीति वालों ने, लोगों से पूछा कि चुनाव के मुद्दा आपके पास मन में क्या है, और उसमें 27% कह रहा है कि बेरोजगारी, 23% कह रहा है महंगाई, सिर्फ 8% लोगों ने राम मंदिर की चर्चा की। 2% लोगों ने हिंदुत्व की चर्चा की। तो हमें लगता है कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस देश में भले हम लोग बाबरी मस्जिद की वो शहादत, उसको हम लोग रोक नहीं पाए, बहुत कुछ हम लोग रोक नहीं पाए, बहुत सारे देश में धक्के लगे हैं, हम सबको झेलना पड़ा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, बहुत कुछ। और पूरे हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग भीतर से टूट जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते। लगता है कि बहुत असहाय महसूस होता है कि ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ता है कि नहीं, समय बदलेगा। और पटना साहिब को लेके कोई कह दे, लेकिन पटना साहिब भी मैं आपसे कहता हूँ कि पटना साहिब भी आपके लिए संभावना वाली सीट है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अवध में जहाँ चुनाव अभी हुए, अमेठी, रायबरेली, अमेठी से लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी वो किशोरीलाल प्रसाद से हारने वाली है। अयोध्या, फैजाबाद से लोग कह रहे हैं कि शायद थोड़ा कैंडिडेट को लेके कुछ हो सकता है, दिक्कत कहीं हुई हो, लेकिन बहुत जीतने की संभावना है सपा के उम्मीदवार की। तो उत्तर प्रदेश इस तरह से बदल रहा है। तो अभी बात यह है कि बाकी सभी बातें अभी भूल जाइए। ये क्रिकेट मैच के हिसाब से देखिएगा तो आपके सामने जो आस्किंग रेट है कि हमको आखिरी ये 2 चरण में कितने रन बनाने हैं, आपको वो स्कोर करना है। हमारे सामने ये सवाल है। डरा रहे हैं कि नहीं हो सकता, अरे इतना स्कोर कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, लेकिन हम अगर दिमाग में इस बात को ठान ले तो बिल्कुल संभव है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि अभी इस चुनाव में जो चुनाव आयोग की भूमिका है वो बिल्कुल बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि भाई जवाब दो कि चुनाव हो जा रहे हैं आज। पहले क्या होता था, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन देर रात तक या अगले दिन शाम तक आप पूरे आंकड़े दे देते थे, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने वोट पड़े, पूरी संख्या आप बता देते थे, कितने महिला, कितने पुरुष, सब बता देते थे। इस बार क्या हुआ कि आप चुनाव हो गया 19 अप्रैल, 11 दिन बाद 30 अप्रैल को आप कह रहे हैं ये रिवाइज फिगर है, और ये जो रिवाइज फिगर आपने दिया तो वो कह रहे हैं कि करीब 1 करोड़ वोट, पहले 4 चरण में करीब 1 करोड़ वोट, 1 करोड़